नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। अब लगभग सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और न केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपितु जो भी जर्नलिस्ट है और जो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, वो सबके सब उसी थ्योरी पे आ रहे हैं जो मैंने कल ही रिकॉर्ड कर ली थी और आज सवेरे जो वीडियो में चली थी। लगभग सभी ने उसको देखा है और उसको देखने के बाद उसी लाइन पे संभवतः इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोई यार इंडिपेंडेंट हुई होगी, उसको मैं नहीं कहता, लेकिन अब वही बात आ रही है कि साहब कि ये जब मॉड्यूल बस्ट हुआ, ये मॉड्यूल परसों जब बस्ट हुआ तो अलग-अलग स्थानों पर रखा हुआ अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, लेकिन एक स्थान पर जो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, वो रखा हुआ था इस व्यक्ति डॉक्टर उमर नबी के पास। और डॉक्टर उमर नबी के पास में रखा हुआ जो अमोनियम नाइट्रेट था, अब उसको जल्दी हो गई कि इसको हम किसी तरह से डिस्पोज ऑफ करें और वो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए या फिर किसी अन्य स्थान पर सेफ से हाउस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकला था। और आप ये देखें कि वो काफ़ी जल्दी निकला था। फरीदाबाद से जो वो निकलता है, तो फरीदाबाद के बाद आप देखिए उसको पलवल नाके पे देखा जाता है सवेरे 8:20 पर। लेकिन पलवल से वो लाल किला पहुँचते-पहुँचते उसको 3 बज जाते हैं। तो भई ऐसी क्या बात थी, इतना स्लो क्यों चल रहा था? ऐसा कुछ विशेष तो बताते हैं कि कोई 40-50 किलोग्राम ही उसके पास अमोनियम नाइट्रेट था। अमोनियम नाइट्रेट अलग-अलग स्थानों पर रखवाया था उसने और वो अमोनियम नाइट्रेट लेके वो आया और वहाँ सुनहरी मस्जिद के पास में वो बताते हैं कि 3 घंटे वो सुनहरी मस्जिद में रहा और सुनहरी मस्जिद के लिए भी जो कॉमन पार्किंग है लाल किले की, उसी लाल किले की पार्किंग में उसने अपनी गाड़ी पार्क की और उसके बाद वो करीब 3 महीने उसने सुनहरी मस्जिद में बिताए। सुनहरी मस्जिद में उसने क्या बात की, ये तो नहीं पता, लेकिन जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो जाँच की है, उसमें ये पाया है कि ये पूरा का पूरा जो इसका अमोनियम नाइट्रेट वाला जो आईईडी था, वो अनफिनिश्ड था। वो पूरा नहीं हुआ था। मैंने आपको कल ही कहा था, क्योंकि इसमें बॉल बेयरिंग्स नहीं पाई गईं, इसमें आपके कीलें नहीं पाई गईं। ये अवश्य एक अभिन्न अंग होती है इस तरह की आईईडी का, क्योंकि इससे वो आईईडी का जो इम्पैक्ट होता है, वो 3 गुना 4 गुना और हो जाता है कि वैसे भी इतना डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है, जो बिल्कुल उसके आस-पास होते हैं वो तो उसकी चपेट में आके तुरंत ही उनके तो लोथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन जो उससे श्रैपनल्स निकलते हैं, ये बॉल बेयरिंग और आपके कीलें वगैरह, वो लोगों के शरीर में घुस के बिल्कुल गोली की तरह डैमेज कर देते हैं। जिस तरह से गोली जो है वो आपके शरीर के पार्ट्स को डैमेज कर देती है, उसी तरह से ये जब फटता है कोई आईईडी तो ये बिल्कुल गोली की तरह चलते हैं और गोली की रफ्तार से ही जहाँ भी आस-पास जो समझ लीजिए कि रेडियस होगी उसकी कोई 50-100 मीटर की, उसमें जो भी इनके सामने आता है उसको वो गोली की तरह लगते हैं और उसी तरह से किसी का हार्ट डैमेज हो जाएगा, किसी का लिवर डैमेज हो जाएगा, किसी का और कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा और उससे या फिर किसी के इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी कि उससे लोगों की बहुत अधिक मात्रा में जान जाती है। तो वो था ही नहीं उसमें, उसमें कतई नहीं था। कहे 3 लोग कार में सवार थे। 3 लोग यदि कार में सवार थे, तो 3 लोग तो जो 13 लोगों की मृत्यु की बात आ रही है, वो 13 लोगों में 3 लोग तो यही हो गए। और आस-पास उसके जो आगे-पीछे जो कारें थीं या एक ई-रिक्शा था, वो डैमेज हुआ और उसके कारण जो जानें गई हैं, वही इसमें आई हैं। तो ये इसका एक पैनिक रिएक्शन था और ये जो डेटोनेशन इसका हुआ है, या तो इसने पैनिक में किया है या फिर या फिर ये एक्सीडेंटली डेटोनेट हुआ है। ये बात आप ये देखें कि अब लोग इसके ऊपर एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ भी कर रहे हैं और यही लाइन लेके चल रहे हैं। यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थीं, वो
असफल नहीं थी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो थी वह अत्यंत सफल थी और उनकी सफलता के कारण ही इसको ये बचा हुआ अमोनियम नाइट्रेट लेके भागना पड़ा। लोग कहेंगे कि साहब कि ये वाला जो बंदा था ये क्यों बच गया? तो देखिए वही वाली बात है जो वो भी पहले मैंने आपको कही थी। आज 2 बार इसकी चर्चा हो चुकी है। अ, सवेरे भी मैंने इस पर सोलो किया था और आप देखें कि इसके ऊपर दोपहर में भी इसके ऊपर एक लाइव किया था मैंने और उसके बाद कल डॉक्टर विक्रम सिंह जी के साथ में भी इसका डिस्कशन हो चुका है। तो ये सब चूँकि हो चुका है तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह का इसमें संदेह रह गया है कि ये सारा का सारा मामला जो था वो इस प्रकार से प्लान नहीं किया गया था, ये हो गया है। हो तो गया है लेकिन पीछे कौन था ये तो जानना ही पड़ेगा और ये जानने के लिए तो सभी लोग लगे ही हुए हैं। क्या पाकिस्तान इसके पीछे था? पाकिस्तान निश्चित रूप से इसके पीछे था। जो भी अभी तक सूचनाएँ आ रही हैं उसके अनुसार ये पूरा का पूरा जो प्लान था वो पाकिस्तान का ही प्लान था। आपको ध्यान है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी कह रही थी और पाकिस्तान से भी ये समाचार आ रहे थे कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो पूरा जो बॉम्ब ब्लास्ट वाला कार्यक्रम है उसको पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं। तो यदि आपके पास 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट है तो इसको आप पूरे भारत में बड़ी आसानी से फैला सकते हैं। क्योंकि यदि 3000 किलोग्राम आपके पास अमोनियम नाइट्रेट है तो आप 30-30, 40-40 आप मान लीजिए कि 100 किलोग्राम में आराम से 4 आईईडी बन जाते हैं और 4 आईईडी अगर 100 किलोग्राम में बन जाते हैं, तो आप ये देखें कि इनके पास लगभग 120 आईईडी का सामान तैयार था। 120 आईईडी का मतलब ये है कि आप 120 आईईडी से पर आईईडी यदि 100 लोग भी माने तो कम से कम 12-13 हज़ार व्यक्तियों की हत्या की आपने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसके साथ में एक और भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि यद्यपि हम कह सकते हैं कि भई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये टिप ऑफ मिल गया, लेकिन वो जो टिप ऑफ मिला था, वो इनके एक व्यक्ति की गलती से मिला था क्योंकि वो चिपका रहा था जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर और जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर चिपकाते हुए वो आ गया सीसीटीवी की निगाह में और उसके बाद वो पकड़ा गया। उसके बाद पकड़ा गया तो उसके पास से ये सारी जानकारियाँ मिली और इन जानकारियों के आधार पर फिर बाकी लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनके पास से ये सब सामान मिलता है। तो आप देखें कि ये लकी ब्रेक कहा जाएगा। लकी ब्रेक कहा जाएगा लेकिन जो इसमें हमारी जो कश्मीर पॉलिसी की भारत की कश्मीर पॉलिसी की जो विफलता है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। क्योंकि भारत ने कश्मीरी जिहाद को कभी भी जिहाद नहीं बोला है। भारत बार-बार इसको रेडिकलाइज़्ड यूथ कह के और जो मूल कारण है, उनसे बचना चाहता रहा है। वो चाहता है कि भई जिहाद को बिना जिहाद कहे और उसको हम डिफीट कर सकें, वो संभव नहीं है। जिहाद को सबसे पहले आपको जिहाद कहना सीखना पड़ेगा। यदि आप जिहाद को जिहाद नहीं कह सकते, तो ये पूरी जो जिहाद की फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार जिहाद कहाँ सिखाया जाता है? जिहाद मदरसों में सिखाया जाता है, जिहाद मस्जिदों में सिखाया जाता है। जिहाद मस्जिद के जो इमाम लोग हैं, वो जाके आजकल तबलीग करते हैं और तबलीग कर के हॉस्टल्स इत्यादि में ये जो व्हाइट कॉलर इस्लामी छात्र हैं, जो व्हाइट कॉलर छात्र हैं, उनमें जाकर इसकी तबलीग करते हैं। तबलीगी जमात, ये देवबंदी, ये एक इस प्रकार का कैंसर है जो हमारे समाज में लगातार बढ़ रहा है और भारत इनको लगातार अनदेखा कर रहा है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन जो है, वो पाकिस्तान का जो विभाजन है, वो इसी प्रकार की बातों से हुआ। कहाँ से फैलाया गया? मस्जिदों से फैलाया गया। मस्जिदें जो हैं वो वैसे भी कहते हैं कि साहब कि दे आर लाइक आउटपोस्ट्स ऑफ इस्लाम। तो ये जो चौकियाँ हैं, इन चौकियों को यदि आप काउंटर नहीं करेंगे तो आप
फिर ये जो पूरी फ़िलॉसफ़ी है और जो सो कॉल्ड रेडिकलाइज़ेशन जिसको हम कहते हैं, उसके विरुद्ध पुशबैक नहीं कर सकती। यहाँ पर तो आपको वो सिंगापुर वाली और सऊदी अरब वाली जो 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 पद्धति है, वो लानी ही पड़ेगी। और वो पद्धति क्या है? वो पद्धति ये है कि कोई भी इमाम बिना स्टेट की अप्रूवल के कोई भी खुतबा या कोई भी तकरीर वो नहीं कर सकता मस्जिद के अंदर। क्यों? क्योंकि किताब जो है वो हाइली इन्फ्लेमेबल वैसे ही है। बड़ी किताब वैसे ही हाइली इन्फ्लेमेबल है और उसके इन्फ्लेमेबल जो दूसरे पोर्शंस हैं, जो सबसे मैक्सिमम इन्फ्लेमेबल पोर्शंस हैं, उनको लेके आप बड़े आसानी से रेडिकलाइज़ कर सकते हो और ख़ास तौर से तब जबकि वो मज़हब क़यामत में विश्वास रखता हो और उसके पास केवल एक ही जन्म का आसरा हो। ऐसे में रेजिमेंटेशन बहुत आसान है, ऐसे में डराना बहुत आसान है और ऐसे में रेडिकलाइज़ेशन बहुत आसान है। इसलिए कश्मीरियों को ख़ास तौर से क्योंकि वहीं पर सबसे अधिक ये समस्या हुई, इतने दिनों इंसर्जेंसी चली, लेकिन उसके बाद समाप्त होने के बाद भी हमने वो कोई इफ़ेक्टिव जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किए। इलेक्शन करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के नाम पर। मुझे लगता है कि भई इलेक्शन करवाने में भारतीय जनता पार्टी की भी मंशा थी कि उनको लग रहा था कि उनके पास एक और स्टेट आ जाएगी। हमारे जैसे लोग थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि कुछ नहीं होने वाला है। और वही हुआ, कुछ भी नहीं मिला और एक इस्लामी निज़ाम एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में बैठ गया और जब वो बैठ गया तो उसने जो है वो पुराने जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, उनको फिर से हौसला देना शुरू कर दिया। जब वो हौसला होगा, तो फिर ये सब पूरी दुनिया में क्या पूरे भारत में फैलेंगे और पूरे भारत में फैल के उसी तरह के काम करेंगे जो आज कर रहे हैं। दरबार मूव आपने अलाउ कर दिया है। अब जम्मू जो शांत था, इनसे बचा हुआ था पिछले 3-4 साल से, वो फिर से और इस चक्कर में आ जाएगा। तो इसको एक होलिस्टिक मैनर में सोचना पड़ेगा। खाली जिहादियों की पकड़-धकड़ करने और जो इमाम जिन्होंने रेडिकलाइज़ किया है, उनकी पकड़-धकड़ करने से काम नहीं चलने वाला है। आपको साफ-साफ कहना पड़ेगा, भई जिहाद के जड़ में किताब है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।